हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है कैपेसिटर्स। चैप्टर चल रहा है हमारा कैपेसिटर। लास्ट टाइम हमने चार्ज शेयरिंग के टॉपिक किए थे, हमने चार्ज शेयरिंग के क्वेश्चंस लगाए थे। अगर दो हम चार्ज कैपेसिटर्स को या नॉर्मल चार्ज कंडक्टिंग बॉडीज़ को कनेक्ट कर दें तो उसमें चार्ज शेयरिंग क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी लॉस कितना होता है, ये हमने निकाला था। आज हम बात करने वाले हैं डायलेक्ट्रिक्स की। तो डायलेक्ट्रिक वर्ड आप जानते हो ऑलरेडी, हम डायलेक्ट्रिक के बारे में काफ़ी क्वेश्चन लगाए हुए हैं, कुछ टॉपिक समझे हुए हैं। आज डायलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वो हमें समझना है यहाँ पे। तो पहली बात तो ये है कि डायलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं। तो बेसिकली डायलेक्ट्रिक्स आर एनी इंसुलेटिंग मटेरियल। कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल डायलेक्ट्रिक कहला सकता है, जैसे जस्ट लाइक एयर, ग्लास, रबर, एनीथिंग, एनी इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका कॉज क्या होता है और ये क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों हम इसकी बात करते हैं, क्यों इसको यूज़ करते हैं, वो हमें देखना है। तो डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हम कैपेसिटर्स में यूज़ करते हैं। आपने देखा हुआ है हम कैपेसिटर के बीच में डायलेक्ट्रिक लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं उसको, क्या उसका फ़ायदा है। फॉर्मूला वाइज तो आपको पता है उसका फ़ायदा क्या होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली भी देखना है उसका क्या फ़ायदा होता है हमें। तो हमें पता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो हमें साफ साफ यहाँ से दिख रहा है सी इज़ प्रोपोर्शनल टू के। के रिप्रेजेंट द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी नहीं बोलेंगे उसे, डायलेक्ट्रिक पावर जो होती है उसकी वो के से रिप्रेजेंट होती है। यानी वो के हमें शो करता है कि वो कितना अच्छा डायलेक्ट्रिक है। तो उसके हिसाब से सी की वैल्यू चेंज करती है। तो हम के की वैल्यू ज़्यादा अलग लेंगे डायलेक्ट्रिक में तो कैपेसिटेंस जो हमारी वो इंक्रीज़ कर जाती है। और आपको पता है के की वैल्यू 1 से छोटी कभी नहीं होती। तो जो भी डायलेक्ट्रिक आप लोग के की वैल्यू 1 से बड़ी मिलेगी, यानी हमें सी की जो वैल्यू है उसमें इंक्रीज़ मिलेगा हमेशा, कोई भी डायलेक्ट्रिक हम यूज़ करेंगे तो। तो इस केस में डायलेक्ट्रिक लगाने से फ़ायदा क्या हुआ कि हम कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये तो मैथमेटिकल इसका रीजनिंग है, मैथमेटिकली हमें समझ में आ रहा है ये, लेकिन प्रैक्टिकली हो कैसे रहा है उसको देखते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करी, ठीक है, तो और इसको हम चार्ज करना स्टार्ट करते हैं। तो चार्ज करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी सपोज़। तो ये वाली प्लेट ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज होगी, एक तरफ पॉजिटिव कनेक्टेड होगा, एक तरफ नेगेटिव कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही होगी, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको मैं ई नॉट सपोज बोल देता हूँ, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये जो डायलेक्ट्रिक है यहाँ पे भी एक चार्ज डेवलप होगा, और वो किस प्रोसेस की वजह से होगा, इंडक्शन ऑफ चार्ज की वजह से होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। तो उसके बारे में हम स्टार्टिंग में ही अपने सिलेबस में बात कर चुके हैं। इंडक्शन की वजह से चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होता है, कैसे डेवलप होता है, उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो इस प्लस की वजह से, पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है डायलेक्ट्रिक के अंदर वो शिफ्ट हो जाएंगे प्लेट की तरफ। तो इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इस साइड सिमिलर प्रोसेस से पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे। और ये जो चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा ऑब्वियसली क्यू के इक्वल नहीं होगा, वो कुछ डिफरेंट होगा, कम होगा। तो उसको मैं माइनस क्यू और प्लस क्यू सपोज बोल देता हूँ। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, और ऑब्वियसली इट इज़ वीकर देन द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई डी इज़ वीकर देन ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो ये हमें इतना इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट हो गया। अब इसका मतलब क्या है, डायलेक्ट्रिक को आप ध्यान से समझो। डायलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुकी है, लेकिन डायलेक्ट्रिक फिर भी चार्ज के फ्लो को नहीं होने दे रहा, चार्ज के फ्लो को रोक रहा है, यानी करंट के फ्लो को रोक रहा है। क्यों रोक रहा है, बिकॉज डायलेक्ट्रिक इज़ एन इंसुलेटिंग मीडियम। डायलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मीडियम है, तो चार्ज के फ्लो को रोकेगा, उसका नेचर है चार्ज के फ्लो को रोकना, वो चार्ज का फ्लो नहीं होने देना चाहता, वो इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। और इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कैपेसिटर के अंदर वो कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही थी। तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को सबट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी, एक दूसरे को अपोज करने की कोशिश करेंगी, तो कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने का मतलब क्या हुआ कि चार्ज ट्रांसफ़र होने का इतना कोशिश नहीं करेगा, यानी चार्ज ट्रांसफ़र मुश्किल होगा। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उतना स्ट्रांगली चार्ज ट्रांसफ़र होता है, और जितना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उतना वीकली चार्ज ट्रांसफर होने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्लेट्स पे ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज को मूव कराने की कोशिश कर रहा है वो कम हो गया है। तो इसकी वजह से जो चार्ज स्टोरेज की कैपेबिलिटी है एक कैपेसिटर की, वो इंक्रीज़ कर जाती है, और हैंस उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाती है। प्रैक्टिकली ये ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये हमने डायलेक्ट्रिक का वर्किंग समझ लिया एक तरह से। डायलेक्ट्रिक के दो टाइप होते हैं मेनली, डायलेक्ट्रिक टाइप्स दो टाइप होते हैं इसके मॉलिक्यूल के बेसिस पर।
एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर और नॉन पोलर में फ़र्क क्या है, इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है ऑब्वियसली। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलरेडी पोलराइज होते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब भी वो ऑलरेडी पोलराइज्ड होंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज एक तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज एक तरफ होगा। नॉन पोलर में ऐसा नहीं होता। नॉन पोलर में जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी है तब तक वो पोलराइज नहीं होंगे, उनका जो चार्ज है वो एक जगह शिफ्टेड नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ, ऐसे नहीं होगा। उनका सेंटर ऑफ चार्ज दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव का एक ही पॉइंट पर होगा। जैसे कि अमोनिया बोल सकते हो आप, इस टाइप के जो चार्जेस होते हैं उनका जो सेंटर ऑफ चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कोइंसाइड करेगा, तो नॉन पोलर होंगे नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब वहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाएगी तो वो पोलराइज हो जाएंगे। तो जैसे हम जो यहाँ पे मटेरियल यूज़ करते हैं वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो पोलराइज होता है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड वो पोलराइज नहीं होता है। तो ये दो टाइप होते हैं डाइलेक्ट्रिक के, पोलर और नॉन पोलर। ज़्यादा डिटेल में हमें फिजिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, बस इतना पता होना चाहिए। अब डाइलेक्ट्रिक की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। फर्स्ट है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो क्या होता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन? पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा आपको कि उसका मतलब क्या है। इसकी डेफिनेशन है व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, there comes a breakdown field strength at which it loses its insulating और आप बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक insulating or dielectric ability, and dielectric becomes a conductor, and it becomes a conductor. This occurs when electric field is so strong that electrons are ripped apart from their molecules, from their atoms, ripped apart from their molecules. This condition is called dielectric breakdown. And the strength of electric field required to cause this breakdown is called dielectric strength. तो ये दो पॉइंट यहाँ पे नए आया है जिस पे आपको फोकस करना है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मीनिंग क्या है, क्या समझाना चाह रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या है? डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी फिर भी वो चार्जेस को फ्लो नहीं करने देगा, लेकिन ये एक पॉइंट तक होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए एयर जो होती है वो डाइलेक्ट्रिक है, एयर इंसुलेटर की तरह काम करती है, वहाँ पे चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। लेकिन हम थंडर इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, वो थंडर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी है जो कि एयर के अंदर ही फ्लो कर रही है। लेकिन तो हम एक तरफ बोल रहे हैं कि एयर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, और हम रोज़ हर बार जो बारिश होती है तब हम देखते हैं कि थंडर इलेक्ट्रिसिटी होती है, वहाँ पे एयर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो क्या फंडा है इसका? बेसिकली हर रूल एक लिमिट तक काम करता है। जो एयर है
वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देना चाहती, लेकिन वो एक लिमिट तक ऐसा कर सकती है, उसकी एक स्ट्रेंथ है जहाँ तक वो ऐसा होने से रोक सकती है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोक सकती है। एक पॉइंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना वो नहीं रोक पाएगी, और वो पॉइंट किससे डिसाइड होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग लग रही है या वोल्टेज कितना स्ट्रांग लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज एक दूसरे के साथ साथ ही आएंगे, वो सिमिलर, वो एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज कितना स्ट्रांग है वो इस पर डिपेंड करता है कि एयर वो अपनी जो एबिलिटी है टू अवॉइड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जो एयर है या जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है, वो फर्दर रोक नहीं पाता इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को। और वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, और वो इतना ज़्यादा फोर्स हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से लूज़ हो जाते हैं, वो वहाँ से टूट जाते हैं मॉलिक्यूल से। तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन फ्री होके चार्जेस को फ्लो कराने लगते हैं और करंट को फ्लो कराने लगते हैं। तो इस कंडीशन को कि जब इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को खो देता है और चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। वहाँ पे उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ब्रेक हो जाती है और डाइलेक्ट्रिक ब्रेक हो जाता है, उसके लिए उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ये डायरेक्टिव ब्रेकडाउन करने के लिए चाहिए, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जहाँ पे डायरेक्टिव ब्रेकडाउन अकर करता है उसको हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो होती है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये डायरेक्टिव ब्रेकडाउन और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दोनों साथ साथ ही आएंगी, दोनों टर्म आपको समझने और याद रखने हैं। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने एयर का एग्जाम्पल अभी आपको बताया, तो जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है एयर की, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर वो होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, यानी इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर एयर में तो वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को नहीं होने देगी। लेकिन अगर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ऐसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो एयर का डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगी। इसका मतलब क्या हो कि जो हम थंडर इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, जो आसमान में बिजली देखते हैं, उसका जो वोल्टेज होता है, उसका वोल्टेज कितना होता है? 30 लाख। उसका वोल्टेज होता है 30 लाख, यानी पर मीटर में वो इतना वोल्टेज, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है। तो उसका वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो 30 लाख होती है। ये एयर में एयर के लिए हमने डिफाइन किया हुआ है। अब इस पर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी या बोल सकते हो डायलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर। तो इसको करके देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने की यानी चार्ज को मूव कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कोई दूसरा फोर्स है जो उन चार्ज को रोक के रखा हुआ है। तो अगर दूसरा फोर्स है तो एक दूसरी एनर्जी है जो उसको रोक के रखी हुई है, उस एनर्जी की डेंसिटी को हमें निकालना है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एनर्जी डेंसिटी हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 ε0 E²। तो वो जो एनर्जी है वो तब तक काम करती है जब तक वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ जाती, उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि उसके बाद तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है 8.85 इसकी वैल्यू, और 10⁻12 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 × 10⁻6 यानी 9 × 10⁻12। तो इससे ये कैंसिल आउट, ये हो गया 4.425 × 9 यानी ऑलमोस्ट करीब ये 40 जूल पर मीटर क्यूब के आसपास आएगा। यानी पर मीटर क्यूब के वॉल्यूम में, एयर के 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 40 जूल्स ऑफ एनर्जी होती है। अगर किसी मीडियम में इससे ज़्यादा एनर्जी है पर मीटर क्यूब तो उसकी जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आएगी वो हाई आएगी, अगर किसी में कम है तो उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम आएगी। ठीक है, तो ये डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है, और मैंने डायलेक्ट्रिक के थोड़े फंडे बताए आपको।